हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12 अकाउंट्स बैच। आज से हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स की जर्नी शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग। पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग। अब देखो बच्चों, हम पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हम थोड़ा आप लोगों को लिंक कर देते हैं कि आपने क्लास 11th में भी अकाउंट्स पढ़ रखी है। तो सर वो कौन सी अकाउंटिंग थी? वो थी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग। हमने देखा था कि बिजनेस के तीन फॉर्म होते हैं। एक तो होता है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, एक होता है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, दूसरा होता है पार्टनरशिप और तीसरा होता है कंपनी। तो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म क्या होता है? जहां पे एक व्यक्ति बिजनेस को चला रहा है, वही व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है, सारा काम वही खुद अकेले करता है, बिजनेस को मैनेज करता है, सारे के सारे डिसीजन वो अकेले, एक अकेला व्यक्ति बिजनेस में सारे डिसीजन लेता है और जो भी प्रॉफिट होता है वो अकेला व्यक्ति कमाता है। अब ऐसा करने से क्या होता है, एक अकेला व्यक्ति के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड पैसा है, तो वो प्रॉफिट भी लिमिटेड ही कमा सकता है। तो ये जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है वो स्मॉल स्केल का बिजनेस होता है, छोटा व्यापार। तो अगर बड़ा व्यापार करना है, बहुत अधिक पैसा कमाना है, तो हमें प्रोप्राइटरशिप फर्म से शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो लोगों के साथ जुड़ने के लिए हमें पार्टनरशिप फर्म या फिर कंपनी का निर्माण करना हो। तो हमने प्रोप्राइटरशिप फर्म की अकाउंटिंग 11th में सीख रखी थी और हम लोग पार्टनरशिप फर्म और कंपनी की अकाउंटिंग 12th क्लास में सीखने वाले हैं। चलो, तो सर हमने क्या प्रोप्राइटरशिप फर्म की जो अकाउंटिंग करी थी, अब क्या फिर से हमें जो प्रोप्राइटरशिप फर्म में अकाउंटिंग में हमने क्या देखा था कि हमने जो भी अकाउंटिंग साइकिल था उसको फॉलो किए थे। हमने क्या क्लास 11th में कैसे अकाउंटिंग करते थे कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन अकर होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है, तो सबसे पहले हम उसको पहचानते थे कि ट्रांजेक्शन फिनेंशियल है या नहीं। अगर फिनेंशियल नहीं है तो फिर उसकी अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट सर अगर ट्रांजेक्शन फिनेंशियल होती थी तो फिर उसको हम मनी के टर्म में मेजर करते थे कि कितने का मनी इन्वॉल्व है, फिर उसका अकाउंटिंग वाउचर तैयार करते थे, फिर उसका जर्नल बनाते थे, फिर उसको लेजर में पोस्ट करते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे और तब जाकर फाइनल अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तब जाके हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकलता था और हमें ये पता चलता था कि हमारे बिजनेस में कितने एसेट है, कैपिटल है, लायबिलिटीज है। तो ये जो फाइनल अकाउंट है ये हम लोग प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का बनाते थे। किसका बनाते थे? प्रोप्राइटरशिप। यानी हमने अभी जो बताया, एक व्यक्ति जो बिजनेस को चलाता है उसको बोला जाता है प्रोप्राइटरशिप। तो सर क्या हमें फिर से जर्नल एंट्री सीखने की जरूरत होगी, फिर से लेजर पोस्टिंग सीखने की पड़ेगी या ट्रायल बैलेंस सीखनी पड़ेगी? तो देखो बच्चों, हमने जो रूल्स रेगुलेशन क्लास 11th में पढ़ रखे हैं, जर्नल के, लेजर के या फिर ट्रायल बैलेंस के या फाइनल अकाउंट बनाने के, वो रूल्स और रेगुलेशन सेम ही है जो क्लास 12 में भी अप्लीकेबल होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? सेम है क्लास 12 के लिए। तो चेंज क्या होगा, हमें नया क्या पढ़ने को मिलेगा क्लास 12 की अकाउंटिंग में? देखो, बिजनेस में जो चेंज आए हैं, यानी प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गया बिजनेस, कंपनी में, तो नेचर के हिसाब से जो ट्रांजैक्शन में बदलाव आए हैं उसकी अकाउंटिंग हमें सीखने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि एग्जांपल मैं देता हूं, प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, हम जब ट्रायल बैलेंस बना लेते थे, जब फाइनल अकाउंट बनाते थे, तो क्या होता था, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आता था, प्रॉफिट जो भी होता था, मान के चलो 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ। अब 1 लाख प्रॉफिट वो खुद पूरा का पूरा मेरा होता था क्योंकि एक व्यक्ति बिजनेस को चलाता था, और ये प्रॉफिट सीधे कहां चला जाता था? बैलेंस शीट के अंदर, और हम बैलेंस शीट बना लेते थे। लेकिन जब पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो इस प्रॉफिट को क्या होगा, पार्टनर्स की, मान के चलो अगर 3 पार्टनर हैं तो इन तीनों पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। ये 1 लाख का जो प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ेगा, तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ेगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और फिर इस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग पार्टनर है तो सबका कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा, फिर तब जाके हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं,
मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि बिजनेस का नेचर जो बदलेगा, यानी क्लास 11th में तो आपने पूरे अकाउंटिंग साइकिल सीख रखे हैं, तो जो साइकिल आपने सीखा है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बनाना, उसमें जो आप रूल्स रेगुलेशन पढ़ रखे हो वो सारे के सारे क्लास 12 में भी अप्लीकेबल होंगे। इसीलिए जिन बच्चों को जर्नल में दिक्कत होता है, लेजर पोस्टिंग में दिक्कत होता है, उनको क्लास 12 में भी दिक्कत होगा। इसीलिए एटलीस्ट आपको 3 से 4 चैप्टर, यानी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, ये 4 चैप्टर क्लास 11th के अकाउंट्स के आपको आने चाहिए। तो अगर आपको दिक्कत होता है तो आप प्रीवियस क्लासेस जो 11th का क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है यूट्यूब पे, आप वो उसको रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्लास 12 में समझने में कोई सा भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि हम क्लास 12 में क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप और कंपनी। ठीक है, प्रोप्राइटरशिप। अब सर जर्नल, लेजर ये सब तो हमने सीख चुका था अकाउंटिंग साइकिल के अंदर। अब प्रोप्राइटरशिप में हमने फाइनल अकाउंट बनाया था। अब पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का मेनली फोकस जो रहेगा क्लास 12 में, वो रहेगा पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का फाइनल अकाउंट हम लोग सीखेंगे। और जो बिजनेस के नेचर में जो बदलाव आए, उनकी वजह से कुछ नया इवेंट आया है। जैसे आप देखोगे गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखोगे, अगर कोई पार्टनर चेंज होता है तो कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है उसकी अकाउंटिंग सीखेंगे। कोई पार्टनर रिटायर करता है, कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी अकाउंटिंग। तो ये सब हम बिजनेस के नेचर के चेंज होने की वजह से जो अकाउंटिंग आ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में और कंपनी में, वो सीखने वाले हैं। बट जो रूल्स है, जैसे जर्नल के हमने रूल्स पढ़ रखे हैं, जो एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटीज और रेवेन्यू, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। तो ये जो रूल्स है वो चेंज नहीं होने वाले, इसीलिए वो रूल्स आपको पता होने। ठीक है, चलो अब हम लोग क्लास 12 अकाउंट्स की जर्नी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिट हम लोग शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग। अब पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग के अंदर जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप फंडामेंटल, वो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का आज का, वो है पार्टनरशिप का मीनिंग। पार्टनरशिप होता क्या है, चलो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। हम दो दोस्त हैं, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम है मोहन। दो दोस्त हैं राम और मोहन, ये दोनों कपड़े के धंधा साथ में शुरू करना चाहते हैं। इनको लगता है कि साथ मिलके क्यों ना एक बिजनेस को किया जाए। तो ये चाहते हैं कि एक बिजनेस को सेटअप करें, एक बिजनेस को सेटअप करें गारमेंट इंडस्ट्री के लिए। गारमेंट, गारमेंट आप लोग समझते हो, कपड़े की। तो इन्होंने अपने फर्म का नाम रखा आर एम एंड को, आर एम एंड कंपनी। तो ये चाहते हैं कि राम और मोहन चाहते हैं कि हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म के थ्रू गारमेंट यानी कपड़े का बिजनेस करें। तो इस इन्होंने जो फर्म का नाम रखा आर एम एंड कंपनी, इसको क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। इसको क्या बोला जाएगा, आर एम एंड कंपनी को क्या बोला जाएगा, पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म। और ये जो राम और मोहन है, इनको क्या बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा पार्टनर, इनको बोला जाएगा पार्टनर। यानी दो व्यक्ति मिलके किसी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। तो गारमेंट का जो है वो क्या है, वो एक बिजनेस है। हम लोग बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस का डिफिनीशन आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा। बिजनेस क्या होता है, हम कोई एक्टिविटी करते हैं प्रॉफिट के इंटेंशन से, यानी हमारा इंटेंशन रहता है लाभ कमाना, तो वो क्या होता है, बिजनेस। तो राम और मोहन कपड़े का धंधा करना चाहते हैं लाभ कमाने के लिए, तो उसको बिजनेस बोला जाएगा। अब यहां पे वो लोग डिसाइड, सबसे पहले तो क्या डिसाइड किए कि फर्म का नाम क्या होगा। तो फर्म का नाम उन्होंने रखा आर एम एंड कंपनी, जो कि पार्टनरशिप फर्म है। अब फिर ये लोग सोचेंगे कि सबसे पहली बात तो कौन कितना पैसा लगा पाएगा। अब देखो राम बोला कि वो बहुत अमीर घर का पर्सन है, तो बोला कि हम ज्यादा पैसा लगाएंगे। अब यानी कि कैपिटल भी लगाना पड़ेगा राम को और मोहन को, राम और मोहन को कैपिटल लगाना पड़ेगा। मान के चलो राम 2 लाख कैपिटल लगाएगा और मोहन 1 लाख रुपया कैपिटल लगाएगा। राम ने ज्यादा लगाया, मोहन ने कम लगाया। अब
अब राम मोहन ने डिसाइड किया कि हम लोग प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे। अब ये जरूरी है कि कोई धंधा जब इंटर करेंगे और जो प्रॉफिट होगा, तो अकेला अगर करते तो प्रॉफिट बांटने की जरूरत नहीं होती, बट अब तो हम साथ मिलके धंधा कर रहे हैं, तो साथ मिलके अगर धंधा करेंगे तो जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको बांटने की जरूरत होगी। तो कैसे बांटेंगे? तो इन दोनों ने तय किया कि देखो, हम दोनों मेहनत करेंगे, बट राम तो पैसा ज्यादा लगाया है, मोहन ने कम लगाया है, तो जिस रेशियो में पैसा लगाया है उसी रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को भी बांट लेंगे। इसको बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR। प्रॉफिट को बांटेंगे किस रेशियो में? 2:1 के अनुपात। यानी कि अगर 3 रुपया होगा तो 2 रुपया राम ले जाएगा और 1 रुपया मोहन ले जाएगा। तो यहां पे आप समझो एग्जाम्पल के थ्रू कि ये दो पार्टनर हैं, दो पार्टनर मिलके एक बिजनेस को शुरू कर रहे हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे। ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है टू और मोर पर्सन, यानी कि राम मोहन के साथ अगर कोई नया पार्टनर भी जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है। यानी कम से कम तो 2 पर्सन चाहिए, 2 या 2 से अधिक पर्सन, 2 या 2 से अधिक पर्सन जब डिसाइड करता है कि बिजनेस करना है। अब देखो डिसाइड करता है तो उसके लिए उन लोगों को एक एग्रीमेंट इंटर करना पड़ेगा, आपस में सारी बातों को क्लियर करना पड़ेगा। अब देखो ये एग्रीमेंट लिख के भी हो सकता है या मुंह से आपस में बातचीत करके भी हो सकता है, बट ये जरूरी है कि ये 2 या 2 से अधिक पर्सन एग्रीमेंट में इंटर करे कोई सा भी एग्रीमेंट, यानी आपस में सारी बातें तय कर ले कि हम कैसे बिजनेस को चलाएंगे, कौन कितना कैपिटल लाएगा, कौन कितना प्रॉफिट ले जाएगा। तो ये एग्रीमेंट इंटर करते हैं किस चीज के लिए? फॉर सेटअप अ बिजनेस, फॉर सेटअप अ बिजनेस। बिजनेस को सेटअप करने के लिए क्या करते हैं? एक एग्रीमेंट इंटर करते हैं। ठीक है। और वो लोग इस बात से सहमत होते हैं और एग्री करते हैं टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, एग्री करते हैं टू शेयर प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखो, पार्टनरशिप का मीनिंग बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात, 2 या मोर पर्सन का होना जरूरी है, सबसे फर्स्ट कंडीशन 2 और मोर पर्सन का होना जरूरी है। इस 2 या मोर पर्सन को क्या बोला जाता है? पार्टनर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? पार्टनर। तो सबसे पहला कंडीशन है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए। और दूसरी बात, एग्रीमेंट भी होना जरूरी है कि वो सारी बातें क्लियर कर ले कि कौन कितना पैसा लाएगा, कौन कितना प्रॉफिट ले जाएगा, ये सब बारे, क्या बिजनेस का नाम होगा, बिजनेस कहां किया जाएगा, सारी की सारी बातें क्लियर कर ले, जिसको एग्रीमेंट बोला जाता है। ठीक है। और वो एग्रीमेंट किस लिए किया जाएगा? बिजनेस को सेटअप करने के लिए, यानी बिजनेस होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट क्या है? बिजनेस का होना जरूरी है। और चौथा पॉइंट कि वो लोग प्रॉफिट एंड लॉस को भी बांटे। ऐसा नहीं कि मेहनत तो दोनों पार्टनर कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिट कोई एक व्यक्ति ले जाएगा, तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोला जाए। ठीक है। तो आई होप आपको पार्टनरशिप का मतलब समझ में आ गया। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि पार्टनरशिप का डिफिनीशन क्या है। देखो पार्टनरशिप का जो डिफिनीशन है वो सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है। सर ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है? अब देखो पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट का, यानी एक कानून का निर्माण किया जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1932 इसलिए है क्योंकि ये 1932 में बना था। अब ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है ये पार्टनरशिप बिजनेस को रेगुलेट करता है, यानी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे चलाना चाहिए। उसमें वो सारी कानून की डिस्कशन की गई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट केवल पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होता है। तो सर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस जो क्लास 11th में हमने पढ़ रखा था उसकी क्या कोई कानून नहीं है क्या? उसकी कोई कानून है क्या? तो देखो बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए कोई कानून नहीं है इंडिया में।
वो एक छोटा व्यापार होता है। अब जैसे कि देखो, कोई पान का दुकान कर लिया, कोई चाय का दुकान कर लिया, कोई सब्जी का दुकान कर लिया, तो वो एक अकेला व्यक्ति दुकान करता है। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाया गया, क्योंकि वो छोटे स्केल पे होता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस तो बड़े स्केल पे किया जाता है, लार्ज स्केल पे किया जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उसके लिए एक कानून बनाया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, इसके अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अंदर पार्टनरशिप की परिभाषा दी गई है, डिफिनीशन दी गई है। अब पार्टनरशिप की परिभाषा क्या है? तो पार्टनरशिप का मतलब होता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध। पार्टनरशिप क्या है? दो या पर्सन्स का मतलब क्या हुआ? पर्सन मतलब एक से अधिक। पर्सन का मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन वन। यानी दो, एक से अधिक क्या हो सकता है? दो। दो या दो से अधिक व्यक्ति का बीच का क्या है? संबंध है। किस तरह का संबंध? जो आपस में सहमत होते हैं, जो एग्री करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। यानी धंधे में, बिजनेस का मतलब धंधा, और धंधे में जो भी कमाई होगी उसको आपस में बांटेंगे। और नेक्स्ट बात, बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल। बिजनेस सभी के द्वारा किया जाएगा, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ध्यान से समझो इस परिभाषा को, ये परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है कि पार्टनरशिप को डिफाइन करो। 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे बनता है। तो हम पार्टनरशिप को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन। पर्सन्स, पर्सन्स मतलब व्यक्तियों के बीच का संबंध है, जो किसी कारोबार को करते हैं, जो किसी बिजनेस को करते हैं, धंधे को करते हैं, और सहमत होते हैं, एग्री होते हैं टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांटेंगे, और वो जो धंधा है कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी के द्वारा किया जाएगा, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब सर, कोई धंधा अगर 4 पार्टनर, मान के चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 4 पार्टनर है, राम, मोहन, घनश्याम और सोहन। राम मोहन, राम मोहन, घनश्याम और सोहन, ये 4 पार्टनर है। ये 4 पार्टनर मिलके एक बिजनेस को चला रहे हैं, बिजनेस को में पार्टनर है, बिजनेस को शुरू किए हैं। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप फर्म है। अब क्या है कि मोहन, मोहन बोल रहा है कि देखो मेरा दूसरा व्यापार भी है, हम आप लोग के साथ है, हम ज्यादा पूंजी लगाएं, बट हम आपके धंधे में काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। तो कोई ऐसा भी पार्टनर हो सकता है कि जो आपके साथ काम तो नहीं करेगा, बट वो आपके बिजनेस में आपके साथ है, क्योंकि वो आपके बिजनेस में पैसा लगाया है, उसके पास कुछ स्किल्स और टैलेंट है, जिसकी वजह से आप चाहते हो कि उसको इंक्लूड कर ले। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप फॉर्म सभी के द्वारा चला गया जाएगा, यानी राम, मोहन, घनश्याम और सोहन सब मिलके बिजनेस को चलाएंगे, या ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर ही सारे बिजनेस को चला रहा है, बाकी सारा पार्टनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है। ठीक है, तो ये था सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो ये बताता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, यानी व्यक्तियों के बीच का संबंध है, जो एग्री करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट को बांटने के लिए, किसका प्रॉफिट? बिजनेस का प्रॉफिट। और वो जो बिजनेस है या तो कैरीड ऑन बाय ऑल, सभी चलाएगा, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उन सभी में से कोई एक व्यक्ति बिजनेस को चला रहा है, या सभी मिलके चला रहा है, तो उसको बोला जाता है पार्टनरशिप। चलो चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंडीशन टू डिटरमाइन पार्टनरशिप बिजनेस, यानी एक पार्टनरशिप बिजनेस को डिटरमाइन करने के लिए कि क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस है या नहीं है, उसके लिए क्या सब कंडीशन है। तो देखो 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन है जो ये तय करेगा कि ये पार्टनरशिप बिजनेस है या नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑल पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। सर ये एग्रीमेंट क्या होता है? यानी पार्टनर्स के बीच में ये तय होना चाहिए। एग्रीमेंट आप समझ सकते हो, एग्रीमेंट मतलब होता है तय करना, कि पार्टनर्स के बीच में ये तय होना चाहिए कि बिजनेस का नाम क्या रखेंगे, बिजनेस हम कहां पे करेंगे, कौन कितना पैसा लगाएगा, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, ये सारी की सारी बातें एग्रीमेंट में डिस्कस होनी चाहिए। अब देखो, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, यानी आपस में बातचीत करके भी तय किया जा सकता है, और रिटेन भी होता है, ये आगे चल के पढ़ेंगे।
बट अभी समझ लो कि एक पार्टनरशिप बिजनेस को तय करने के लिए कि ये पार्टनरशिप बिजनेस है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। दूसरा दूसरा कि धंधे में जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको आपस में बांटने की जरूरत होती है। ऐसा आप नहीं बोल सकते हैं कि प्रॉफिट तो जो भी प्रॉफिट हुआ कोई एक पार्टनर लेके चला जाएगा, सारे पार्टनर को मिलना चाहिए, यानी प्रॉफिट की बंटवारा होनी चाहिए। ठीक है, ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? बिजनेस या तो सभी करे, कैरिड बाय ऑल, सभी करे बिजनेस, या तो सभी करे यानी सभी मिलके मेहनत करे, या ऐसा भी हो सकता है उनमें से कोई एक, उनमें से कोई एक करे, उनमें से कोई एक करे। मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसा हो सकता है कि मान के चलो हम इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, बट हमारे कुछ दोस्त हैं जो अमेरिका में हैं और इंडिया में है, हम उतना, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम धंधे में लगा पाए। तो मैंने अपने दोस्त से बात किया कि दोस्त हम तो धंधा करना चाहते हैं और ये धंधा बहुत ही इंडिया में प्रॉफिटेबल है, बट मेरे पास पैसा नहीं है, अगर तुम लोग कुछ पैसा मदद करो। तो वो दोस्त बोलते हैं कि ऐसा करो, हम भी तुम्हारे बिजनेस में पार्टनर बन जाते हैं और साथ में मिलकर बिजनेस को चलाते हैं, बट तुम धंधा करना, हम तुम्हारे धंधे में पैसा लगाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि सभी दोस्त मिलके धंधा करें, या ऐसा हो सकता है कोई एक व्यक्ति उनमें से मिलके धंधा करे। ठीक है, तो चलो ये तीन कंडीशन थे ये डिटरमाइन करने के लिए कि पार्टनरशिप बिजनेस है या नहीं। पहला तो एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट का बंटवारा होना चाहिए, और धंधा यानी बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पार्टनरशिप का नेचर, पार्टनरशिप बिजनेस का क्या नेचर होता है। तो देखो यहां पे आपको दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा। एक तो कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल का मतलब क्या होता है, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा, और दूसरा अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप का नेचर क्या होता है। अब देखो कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोला जाता है कि पार्टनरशिप इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी। ये क्या होता है सर? सेपरेट का मतलब आप लोग को समझ में आता होगा, सेपरेट मतलब अलग। पार्टनरशिप कोई अलग लीगल एंटिटी नहीं है कानून के हिसाब से। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, मान के चलो हम दो पार्टनर हैं, राम और मोहन, दो पार्टनर हैं राम और मोहन। ठीक है, राम और मोहन मिलके एक पार्टनरशिप बिजनेस को साथ में चला रहे हैं, एक पार्टनरशिप बिजनेस को साथ में चला रहे हैं। अब देखो बिजनेस को चलाने के लिए ऐसा तो हो सकता है कि कर्जे लेने की जरूरत पड़े, ठीक है, बाहर से। तो इनका जो फर्म है RM&कंपनी, इसको पैसे की जरूरत है। किसको, किसके क्या जरूरत है? पैसे की। तो वो लोन लेना चाहता है, लोन लेना चाहता है किससे? मान के चलो कोई बैंक है जिसने लोन दिया है किसको? राम एंड कंपनी को। मान के चलो कि 5 करोड़ का लोन राम एंड कंपनी ने लिया है। लोन क्या किया है? लिया है। अब देखो जब भी आप कोई कर्जा लेते हैं तो उसको चुकाने की भी जरूरत होती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपको बैंक कर्जा देगी और वापस नहीं लेगी, आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो फिर राम एंड कंपनी जब कर्जा चुकाने की बारी आई, ठीक है, लोन की रीपेमेंट की बारी आई, लोन की के रीपेमेंट की बारी आई तो वो फेल हो गए। फेल क्यों हो गए? क्योंकि उनका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा था और उनके पास पैसा नहीं था कि वो लोन को चुका पाते, क्योंकि वो लॉस में थे। अब सोचो कि अगर ये सेपरेट एंटिटी रहता, यहां पे क्या है, पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी, तो क्या होता? बैंक राम एंड कंपनी से वसूलती। ठीक है, इसमें पार्टनर जो, देखो अगर कोई पार्टनर है तो उसका खुद का भी घर है, खुद का पर्सनल लाइफ है, तो उसका राम एंड कंपनी का भी अपना घर होगा, सॉरी राम एंड मोहन का भी अपना अपना घर होगा। अगर राम एंड कंपनी का जो पार्टनरशिप फर्म है वो अगर फेल हो जाती है लोन को रिपेमेंट करने में, तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? बैंक राम और मोहन के घर से पैसा रिकवर करेगी। रिकवर जो है राम एंड मोहन के घर से करेगी। यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म फेल हो जाता है डेट को चुकाने में, यही बात यहां पे लिखा हुआ है। डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है कर्ज। डेट का मतलब होता है कर्ज।
तो फर्म का डेट अगर मान के चलो फेल हो जाता है, फर्म इज नॉट लाइबल टू पे इट्स लाइबिलिटीज, अगर मान के नॉट एबल टू पे इट्स लाइबिलिटीज, अगर फर्म पैसे चुका नहीं पाती है तो फिर पार्टनर को अपने प्राइवेट एसेट से उस पैसे को चुकाना पड़ेगा। यानी राम और मोहन को अपने जो अपना उसका जो पुश्तैनी जमीन है, उसका जो घर है, उसको बेच के बैंक को कर्जा चुकाना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। यानी अगर पार्टनरशिप बिजनेस फेल हो गया और आप अगर किसी का पैसा रखे हो, किसी का कर्जा ले रखे हो, तो फिर पार्टनरशिप फर्म अगर नहीं चुका पाएगा तो आपका जो पार्टनर जो है, पार्टनर को अपने घर से पैसा लाके चुकाना पड़ेगा, यानी कि घर द्वार सब बिक जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी कोई बड़ा बिजनेस होता है तो फिर कंपनी की स्थापना की जाती है, कंपनी बनाया जाता है, क्योंकि कंपनी में ऐसा नहीं है, अगर कंपनी फेल हो जाती है लोन को रिपेमेंट करने में तो ऐसा नहीं होगा कि कंपनी को जिन्होंने फॉर्म किया है, कंपनी को जो बनाया है, जो उनका मेंबर है, उनके घर से पैसा लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आप देखते होंगे जो भी कभी कभी मान के चलो फ्रॉड वगैरह होता है वो कंपनी के केस में ज्यादा होता है, क्योंकि पार्टनरशिप में तो ऐसा है कि आप फ्रॉड करने का कोई चांस ही नहीं है, आप फ्रॉड करोगे भी तो बच नहीं पाओगे, क्योंकि आपके घर द्वार सब बिक जाएंगे, आपके सारे पर्सनल एसेट्स बिक जाएंगे अगर आप फ्रॉड करते हो तो, ठीक है। बट कंपनी के केस में क्या होता है, डायरेक्टर लोग बच जाते हैं, क्योंकि कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो ये क्लियर हो गया कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग बात कर लेते हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप का नेचर क्या है। अकाउंटिंग यानी बुक्स ऑफ अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बोला जाता है कि पार्टनरशिप इज ए सेपरेट बिजनेस एंटिटी, यानी कानून के हिसाब से सेपरेट नहीं है, बट बुक के हिसाब से, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के हिसाब से ये एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। यहां पे बच्चे धोखा खा जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम में आपको 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक है। चलो, कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझ लिया कि अगर मान के चलो बिजनेस फर्म फेल हो जाती है डेट को चुकाने में तो उसके पर्सनल एसेट से रिकवर किया जाएगा, इसीलिए ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी नहीं है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। बिजनेस एंटिटी नहीं बोलेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। ये क्या होता है सर, अब देखो, पार्टनरशिप फर्म जैसे आपने देखा कि राम एंड कंपनी है, राम एंड कंपनी है, ये फर्म का नाम है, ठीक है, और इनके 2 पार्टनर हैं, आर यानी राम और दूसरा मोहन। तो देखो, राम और मोहन का जो पर्सनल ट्रांजेक्शन है, पर्सनल ट्रांजेक्शन यानी वो अपने घर में जैसे बच्चे का ट्यूशन फी दिए, यानी अपना जो घर चलता है उनका, ठीक है, अब वो ट्रांजेक्शन्स को राम एंड कंपनी के बुक्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि राम का जो पर्सनल ट्रांजेक्शन होता है, राम का खुद का बैंक अकाउंट है, वहां से जो ट्रांजेक्शन होता है, उसकी मान के चलो उसकी वाइफ गई शॉपिंग करने के लिए, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये क्या बोलते हैं, उसका अपना पार्टनरशिप बिजनेस है तो वाइफ गई शॉपिंग करने के लिए, तो वो जो ट्रांजेक्शन की उसको बुक्स ऑफ अकाउंट, राम एंड कंपनी का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसमें डाल दिया जाएगा। क्यों नहीं डाला जाएगा, क्योंकि जो बिजनेस है वो सेपरेट है पार्टनर से। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं केवल उसी को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर लिखा जाएगा। बट पार्टनर जो अपने लेवल पे, अपने पर्सनल लेवल पे अगर कोई काम करता है, कोई ट्रांजेक्शन करता है, तो उसको पार्टनरशिप फर्म के बुक्स में उसको रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप क्या है, एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है, और कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। चलो बच्चों, के क्लास के लिए बस इतना ही। आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताना। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको कोई सुझाव है, कुछ कमेंट्स है, आपको कहीं पे भी दिक्कत हुई है तो वो भी आप कमेंट्स करके जरूर बताना, तभी तो हम लोग वीडियो को अच्छे से नेक्स्ट क्लासेस में और भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।